नमस्कार, रिपब्लिक ई बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज नरेंद्र मोदी बोलेंगे, क्या थोड़ा रास्ता खोलेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार इस कोरोना काल में देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज लॉकडाउन बढ़ाने पर बोलेंगे या लॉकडाउन खत्म करने पर बोलेंगे? मुझे पता है कि आप सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि आज 50 दिन बाद यात्रियों को तो हरी झंडी मिल गई है, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो किस किस चीज को हरी झंडी मिलेगी, इसी का इंतजार है। इसी पर आज की महाभारत। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। रविवार को रात 9 बजे मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। ये तय किया गया है, भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोरोना काल में आज देश को एक बार फिर संबोधित करेंगे। आज जब पटरी पर ट्रेन दौड़ी तो देशवासियों को उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के संकेत भी नजर आने लगे, लेकिन इस जंग में हम कोई गलती न कर दें, इसका मार्गदर्शन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे, जब वो कोरोना महामारी के बाद देश के नाम आज 5वां संबोधन देंगे। इस संबोधन से साफ हो जाएगा कि देश में लॉकडाउन 4 लगेगा या नहीं। अगर लगेगा तो कितने दिनों का होगा, आगे के लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, और ये भी पता चलेगा कि देश में कोरोना महामारी से निपटने में हम कितना सफल हो पाए हैं। हालांकि जो संकेत हैं वो बताते हैं कि लॉकडाउन 4 का ऐलान होगा, लेकिन पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार रियायतें ज्यादा होंगी और तमाम तरह के एहतियात और बंदिशें जारी रहेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च को पहली बार संबोधित किया था, 24 मार्च को दूसरी बार, 3 अप्रैल को तीसरी बार और 14 अप्रैल को चौथी बार देश को संबोधित किया था। आज का संबोधन उनका 5वां संबोधन होगा। हर संबोधन में उनकी चिंता गांव, गरीब, मजदूर और आम लोग ही रहे हैं। इस बार भी उन्हीं पर पूरा जोर रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से 15 मई तक राज्य के लिए ब्लूप्रिंट देने के लिए कहा है। कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने जन से जग तक का नारा भी दिया था। यानी साफ है कि उनकी चिंता आम लोग हैं, देश का हर एक देशवासी है। और आप सब ये सोच रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो क्या थोड़ा रास्ता खोलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन बढ़ेगा? उसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन इस वक्त महाभारत की शुरुआत में कर रही हूं मोहसिन रजा साहब से, यूपी सरकार में मंत्री हैं, और साथ ही सुरेश अंगाड़ी जी से, रेल राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मोहसिन जी, आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो थोड़ी राह खोलेंगे, रास्ता खोलेंगे, या फिर लॉकडाउन 4 का रास्ता दिखाएंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जब देश को संबोधित करने आए हैं, उन्होंने एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा विकल्प दिया है देश की 130 करोड़ जनता को। तो आज भी देश हित में, जनहित में, जान भी जहान भी, इस नारे के तहत माननीय प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे। देश के लोगों को पूरा भरोसा है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के लॉकडाउन के समय पर उन्होंने 1,76,000 करोड़ का पैकेज दिया था कि ताकि किसी तरह की कोई परेशानी देश के लोगों को ना हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पहले से तैयारी करते हुए, और एक बहुत ही अच्छा निर्णय लॉकडाउन का। और आज जिस स्थिति में देश है, पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है, तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय है कि हम इस कोरोना की लड़ाई में एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक साथ खड़े होकर 130 करोड़ लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में जो बैठक की है उससे और तमाम और एक्सपर्ट्स लोगों से बात की है, तो कुछ ना कुछ बेहतर लेकर वो देश के लिए आज आएंगे। मैं सुरेश जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आज 50 दिन बाद यात्रियों को ग्रीन सिग्नल मिल गया, ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन सुचारू रूप से ये ट्रेनें चलना शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी
कुछ ही ट्रेनें हैं जो चलाई गई हैं, इसका अभी लोग कितने दिन इंतजार करेंगे, क्या लग रहा है आपको? आदरणीय प्रधानमंत्री का सोच है हर देशवासियों का आरोग्य ठीक से रहना और हर श्रमिक, किसान, गांव, गरीब सभी के लिए जो भी योजना की है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री की है। उसके लिए श्रमिक ट्रेन का 1 मई से हमने चालू किया है। तो 1 मई से जो श्रमिक ट्रेन चालू करने के बाद हर राज्य, जो भेजने वाला राज्य और रिसीव करने वाला राज्य, दोनों का सम्मति से और रेल का टिकट राज्यों ने भरने के बाद 85% 85% हमने रेलवे ने उतना भोग रहे, बाकी का वो राज्य देना बोलकर हमने बोल दिया है। दोनों राज्य का सम्मति से और अंडर दी गाइडलाइंस ऑफ दी होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में करना है। ये एक बार हो गया। और कल से हम 15 पैर ट्रेन छोड़ दिए है राजधानी से अलग अलग प्रदेशों में, और ये खाली एसी ट्रेन चलेंगे। ये एसी ट्रेन में सोशल डिस्टेंस रख के और दिल्ली टू हर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं। इसका भी आप देखना चाहिए, कोई भी रेलवे स्टेशन में हमने टिकट नहीं बेच रहे, वो IRTC का वेबसाइट में टिकट लेकर सुरेश जी, रिजर्वेशन होने के बाद ये ऐलान किया कि जल्द ही अब 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं 12 मई से, यानी आज से, तो बहुत से लोगों में उत्सुकता थी कि शायद अब वो घर जा पाए, जहां फंसे हुए हैं वहां से निकल पाए। लेकिन ये आपको क्या लग रहा है, कब से ये ट्रेनें पूरी तरह से चल पाएंगी? क्योंकि अभी जो खबर आ रही है, उड़ानें भी जल्द शुरू हो सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उड्डयन मंत्रालय ने संकेत दिए हैं, क्योंकि गाइडलाइंस जारी की गई हैं एयरलाइंस को, तो जल्द एयरलाइंस भी शुरू हो सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ट्रेनें पूरी तरह से कब चलेंगी सर, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कुछ संकेत। जरूर, ये अभी हमने 15 पेयर ऑफ ट्रेन हमने अभी चालू किया है जी। इसके अंदर सभी लोगों के लिए हर प्रयाणिक भी इसमें सोचना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। वो हैज टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। वो समझ के वो भी प्रयाण करना चाहिए। पहले प्रयाण करते थे, कैसा भी जाकर ट्रेन में जाकर चढ़ने का होता था। आज रिजर्वेशन होने के बाद ही वो स्टेशन पे जाएगा। स्टेशन में जाकर अननेसेसरी भीड़ नहीं करना चाहिए। और उनका आरोग्य के बारे में हमारा रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, हम और आदरणीय प्रधानमंत्री का निर्देशन पे और होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस, हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस से हमने किया है। रेलवे का सर्विस जल्दी से जल्दी सभी को मिलेगा। जिस तरह कल प्रधानमंत्री ने बातचीत की है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सबको कहा गया है कि अपना एक ब्लूप्रिंट दीजिए 15 मई तक। तो अभी क्या इंतजार करना चाहिए? थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन शायद हट सकता है, शायद 15 मई के बाद ये निर्णय लिया जाए। मुझे लग रहा है मोहसिन रजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल आज महाभारत में जो मेहमान है मेरे साथ, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की सांसद नेता रूपा गांगुली जुड़ रही हैं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, मेरे साथ जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं, मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर अभिषेक सोम है, और साथ ही हैं विजय कौशिक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं विजय कौशिक जी आपसे और साथ ही रूपा गांगुली जी से। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा, आज भी उतनी ही उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री को सुनने का इंतजार कर रहा है। आगे की रात जो भी होगी, प्रधानमंत्री के साथ ये देश खड़ा है। मैं कहूं, वो लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आज मोदी जी कौन सा बम उनके ऊपर फोड़ने वाले हैं अपने विचारों का। आपको बम लग रहा है? विचारों से अभी तक कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा जी। और जनता के मुताबिक लॉकडाउन फेल है। जो सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। आज मजदूर अपने घर जाते वक्त मर रहा है, वापसी में घर से कंपनी आते हुए मरेगा निश्चित तौर पर। ये मजदूरों की जिंदगी नहीं, आप कितनी अमानवीय ढंग से ये बात कह रहे हैं विजय कौशिक जी, कितने अमानवीय ढंग से आप ये बात कह रहे हैं। मुझे हैरानी है कि आप इस बात को कितने आराम से कह पा रहे हैं। लॉकडाउन फेल कह रहे हैं आप, लॉकडाउन फेल कह रहे हैं।
आपने देखा है कुकरेती कि जी, जब प्रधानमंत्री आए हैं WHO के बारे में ट्रम्प चीख कर कह रहे हैं कि वो चाइना का एजेंट है। उस WHO के कहने पर हमारा देश चल रहा है। उनकी बात को पूरे देश ने माना है। मैं रूपा देश में कोई ऐसा शोध नहीं हुआ है रूपा जी, इस वायरस का नेता वही है जिसकी बात लोग सुने। एक मिनट विजय जी, आप अपनी राजनीति कर लीजिए, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूं आपको, लेकिन नेता वही है जिसकी बात पूरा देश सुने। और इस कोरोना काल में और लॉकडाउन में हमने देखा है जब जब प्रधानमंत्री आए हैं जो जो कहा है देश ने सुना और माना है। रूपा जी देखिए, हर एक डिसीजन, हर एक बार, हर अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के लिया गया है। हाँ। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खूबिया है। वो हर बार ये लॉकडाउन के दौरान जितने सारे डिसीजंस लेने थे और जो भी किस तरह से कौन सा किया जाएगा, सबके साथ विचार करके ही सबके सुविधा के अनुसार जो मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम सबको लगा कि सब मिलके जिस बातों पर राय दिए हैं वही निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं और माने चाहे ना माने, हर एक अलग अलग राज्यों के जो जहां कितने भी अलग पॉलिटिक्स क्यों न रहे, लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए था, कोशिश यही खास करके रही। आप तो रूपा जी की बात नहीं मान पा रहे हैं, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री की बात क्या मानेंगे? आपकी बात अलग है, आप सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। बोलिए रूपा जी। सुन के देखिए, कुछ लोग जरूर राजनीति किए हैं इसमें, मैं जरूर इसमें इनके साथ सहमति हूँ। कुछ जगह पे लॉकडाउन नहीं माने गए हैं, नहीं तो ये 50 दिन हमको लगता नहीं था। लेकिन आम जनता, साधारण लोग, खास करके साधारण लोग ये लॉकडाउन की महत्व समझे। हाँ। और उससे दूरी, अपने आप से दूसरों से दूरी बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश की है। अगर 95% अगर इस देश के लोग मानते हैं तो मतलब माने हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है रूपा जी आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। सामने लाएगा और देश हित बाद में लाएगा। जी आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मेजर आर्या को ले रही हूँ, सतीश प्रकाश जी को लूंगी। बड़ी बात यह है कि लोगों को अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, और क्योंकि ये बात सही है कि उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि इतना बड़ा लॉकडाउन होगा। इस महामारी के बारे में भी किसे पता था, इस संक्रमण के बारे में भी किसे पता था, इसीलिए लोगों को दिक्कतें आई हैं। हम ये कह ही नहीं रहे कि लोगों को दिक्कतें नहीं आई, लेकिन एक रास्ता दिखाने वाला प्रधानमंत्री है, उनकी बात सुनी है। जैसा मैं कह रही हूं मेजर आर्या, जब भी प्रधानमंत्री आए, कौन सा प्रधानमंत्री है जो आकर बार बार अपने देश को संबोधित करता है, संवाद करता है? देखिए सुचारिता, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि विश्व में भारत से बहुत बड़े बड़े देश हैं पैसे के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। एक का नाम बताइए जहां परफेक्शन है। अमेरिका के यहां परफेक्शन है। वुहान में दोबारा वायरस हो गया, अब कल की खबर है, वुहान में दोबारा वायरस हो गया। ऑस्ट्रेलिया परेशान, जापान परेशान। दुनिया में कोई भी देश जिसकी टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबके सब धराशायी हो गए। तो क्या हिंदुस्तान में हर चीज परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये हम क्यों बोलें कि परफेक्ट है? ऐसा नहीं है। क्या लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी सुचारिता, कि ऐसी महामारी आएगी, ऐसा एक प्रॉब्लम आएगी देश के बारे में, ये किसी को नहीं पता था। और ये ऐसी चीज पड़ गई। अब जो इसमें बेस्ट कर पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं, जैसे ट्रेन का आपने बोला, अभी आपने मंत्री जी से बात करी जो रेल के वो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपने बात करी। अब इसमें भी ना ट्रेन के अंदर आप देखिए, ट्रेन के अंदर कौन कहां पे उतर जाए ट्रेन से। अगर सबके सब अपने गांव चले जाएंगे तो जो पॉजिटिव है कोरोना और जिनके सिम्टम्स नहीं आए, क्या पूरे गांव को वो संक्रमित कर देंगे? तो सरकार को 10 चीजें देखनी पड़ रही हैं इसमें, कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। इसमें होगा क्या अगर हमने ये स्टेप ले लिया तो? अगर हमने ये स्टेप ले लिया तो इसकी 4 गलतियां और क्या हो सकती हैं? ऐसा तो नहीं कि हम गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं और बेचारे परेशानी में पड़ जाए। और यही वजह है कि वो बार-बार मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसलिए मुख्यमंत्री, क्योंकि आपको लोगों से फीडबैक चाहिए, मुख्यमंत्रियों से फीडबैक चाहिए, चाहे वो भाजपा के हो नहीं हो। आखिरी चीज एक बात कहूंगा, जस्ट 10 सेकंड्स आई टेक। देखिए, इसमें कोई परफेक्ट चीज नहीं है। जो लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं वो अपोज करेंगे। नल में पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है? नल में पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? वो ऑपोजिशन चलता रहेगा, डेमोक्रेसी है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो मैंने देखा है सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग 90-95% प्रधानमंत्री जी के पीछे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। सतीश जी, प्रधानमंत्री आज एक बार फिर संवाद करेंगे और एक नागरिक के रूप में आप भी इंतजार कर रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं सुनने का उनको। नहीं,
बिल्कुल 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 पूरी देश की जनता, देखिए मैं गौरव जी की कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि कोरोना को लेकर के अगर आप पूरे विश्व का ट्रेंड देखेंगे तो अलग अलग कंट्री में बेहतर मेडिकल सुविधा होने के बावजूद भी वहां कोरोना का प्रभाव है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर एक रेशो और भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं राजनेताओं की अगर इच्छा शक्ति में गड़बड़ है, ट्रंप को मान करके, ट्रंप की नीतियों को लेकर के अमेरिका की जनता कहीं ना कहीं नाराज है। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर चीन की लीडरशिप मजबूत है, जहां कोरोना का ओरिजिन है, वहां इसके रिजल्ट और है। दूसरी बात देखिए, सर लीडरशिप मजबूत है या लीडरशिप मजबूत है या वहां लोकतंत्र ही नहीं है तो आवाजें उठ भी नहीं पाती हैं? इसको भी तो समझिए ना आप इसको भी समझिए, कंपेयर मत करिए, कंपेयर मत कीजिए सतीश जी। सुनिए ना, अभी तो मैंने मोदी जी की बुराई नहीं की, आप कैसे परेशान होगी? नहीं, सुनिए सतीश जी इस पर मत आया करिए, मोदी जी की बुराई नहीं की। सुनिए, मैं आपसे बतौर एक नागरिक सवाल पूछ रही हूँ, राजनीतिक लाइंस को भूलकर बात किया करिए जब ऐसे समय में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं, आपको भी और मुझे भी। मैंने सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने ये कभी नहीं पूछा कि 564 लोग इस देश में जब संक्रमित है 24 मार्च को, तब आपने लॉकडाउन किया। आज 70,000 लोग संक्रमित है, आज आप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। एक समय में आप आशावादी हो जाते हैं, आशारामवादी हो जाते हैं, दूसरे समय में आशावादी राम हो जाते हैं, एक समय में आप राजा होते हैं। कोरोना काल में तो मैं भी शाजिया फिर इनसे ये भी सवाल पूछना चाहिए कि जब लॉकडाउन लगाया, सुनिए, जब लॉकडाउन लगाया तो आपने कहा इतना लेट क्यों? आज लॉकडाउन बढ़ाने की बात होती है तो आप कहते हैं अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सुनिए ना सतीश जी, मैं आपका भी हाल बता देती हूँ ना आपको। सुनिए, एक मिनट, शाजिया जब लॉकडाउन लगा तो इन्होंने कहा इतनी देर में क्यों लगाया? बिल्कुल। अब जब हटाने की बात करते हैं तो कहते हैं अर्थव्यवस्था का क्या होगा अगर नहीं हटाएंगे? बोलिए शाजिया, बोलिए। मुखालफत करने के लिए मुखालफत करना, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, आलोचना करने के लिए आलोचना करना उनकी आदत और ये फितरत हो गई है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हो गया है तो पहले क्यों नहीं हुआ, और अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्यों बढ़ाया जा रहा है, अगर बढ़ाया नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? मतलब इनको ये लोग हमेशा यही कहेंगे। सतीश जी, बहुत ऊर्जा है आप में, सतीश जी बहुत ऊर्जा है आप में, उसे थोड़ा सकारात्मक रखा करिए। मैं सिर्फ ये अनुरोध कर सकती हूँ, शाजिया इल्मी को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि सुनकर बात कर ही आगे का रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। बोलिए शाजिया। प्रधानमंत्री हैं, कोई बाबा नहीं है। देखिए, और सुनना बहुत जरूरी है सतीश भाई। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, मत सुनिए, और अपने कान बंद रखेंगे और दिमाग बंद रखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जरूरी है हम लोगों को मिलकर इसे समझना और सिर्फ मुखालफत करने के लिए मुखालफत ना करना। ये भी जरूरी है कि राज्य सरकारें क्या क्या इनपुट दे रही है, अलग अलग राज्य सरकार। अब देखिए, राहुल गांधी जी की बात देखिए, हिमाकत भरी बात, कितना अहमकाना उनका ये बात थी कि देखिए प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं रेड जोन कौन सा होगा, ऑरेंज जोन कौन सा होगा। प्रधानमंत्री वही तय कर रहे हैं जो राज्य सरकारें उनको इनपुट दे रही हैं। हाँ। उनके इलाकों और अभी भी इनपुट्स मांगी गई हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो पुलिस है, जो इंटेल है, वो सारे राज्य सरकारें हैं, वो जानकारी दे रही हैं उनको। अच्छी बात ये है सतीश जी, अच्छी बात ये है कि देश के ज्यादातर लोग वो हैं जो प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। उनमें कुछ चुनिंदा आपके जैसे हैं जो हर चीज में सवाल उठाएंगे, सतीश जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन सवालों का भी ध्यान रखा जा रहा है, आप सुन लीजिए, आप ऐसे कॉन्टिन्यूस मत बोला करिए सतीश जी। मैं आपके पास आऊंगी, मैं प्रदीप भंडारी को ले रही हूँ। प्रदीप भंडारी जो अलग अलग राज्यों में जाकर इस वक्त कोरोना से जुड़ी रिपोर्ट्स रिपब्लिक भारत पर ला रहे हैं, उन कोरोना योद्धाओं की कहानी ला रहे हैं जो इस समय में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। प्रदीप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार दूर दराज गांव कस्बे में भी लोगों को है कि नहीं है?
जी सुचारिता जी, करीबन मैं 7,000 6,500 किलोमीटर और 8 राज्यों से आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश का जो जनमानस है, आज देश का जनमानस प्रधानमंत्री के जितने भी कदम है उसके साथ में खड़ा हुआ है। लॉकडाउन बिना जनमानस के समर्थन के साथ सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। वो मजदूर जो पैदल भी जा रहा है उससे भी अगर आप पूछते हैं कि क्या जो लॉकडाउन किया गया वो देश के हित में था, वो जरूर कहता है कि हाँ मुझे समस्या हो रही, पर वो देश के हित में था, वरना बीमारी नहीं आगे फैलती। मुझे दुख है कि आज जब पूरा विश्व चाइना पे तू कर रहा है, जब चाइना अंडरवेयर के नाम पे पाकिस्तान को मास्क भेज रहा है, सतीश जी को चाइना की लीडरशिप अच्छी लग रही है, चाइना से प्रेम आ रहा है, पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जब सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ में मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उसमें उनको दिक्कत आ रही है। आज हमने हिंदुस्तान ने भले आज मेरठ देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, कहीं पे भी आप चले जाइए, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये बीमारी आगे फैलती। तो इनफैक्ट प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ी है और अलग अलग मुख्यमंत्री उनकी भी बढ़ी है लॉकडाउन में। और लॉकडाउन के अंदर सच में सभी के अंदर, भले वो चीफ मिनिस्टर हो और प्रधानमंत्री हो, उनके बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो आज देखा गया है। तो सतीश जी जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, पर उनके अलावा देश का जनमानस तो साथ में खड़ा हुआ है। अभिषेक आप सुन रहे हैं, अभिषेक जी आप सुन रहे हैं प्रदीप क्या बता रहे हैं? वो घूम घूम कर रिपोर्ट्स कर रहे हैं अलग अलग राज्यों से, छोटे गांव कस्बों से, प्रधानमंत्री की बात सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। आप मानेंगे? सुचारिता जी, हम तो लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं, बिल्कुल पालन कर रहे हैं, और लॉकडाउन होना भी चाहिए, उसका समर्थन भी है, हम लोगों ने किया है, हमारी पार्टी ने भी किया है। पर बात सवाल जो उठता है वो मजदूर का उठता है, जो लोग मजदूरी कर रहे थे। आज उनकी जो भारत की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो गरीबी का जो उपहास उड़ाया है वो देखने लायक है। रईसों के लिए वो रेल चलवा रहे हैं और एसी रेलों का प्रबंध कर रहे हैं। विदेश से जो यात्री आ रहे हैं, जानकारी दुरुस्त कीजिए, जानकारी दुरुस्त कीजिए, में कमरे खोजे जा रहे हैं। जानकारी दुरुस्त कीजिए अभिषेक जी, किसके लिए चल रही है ट्रेनें? अमीरों के लिए ट्रेनें चल रही हैं, यही सुना मैंने। यही भ्रमित करने वाली बातें आप क्यों कहते हैं? यही भ्रमित करने वाली बातें क्यों कहते हैं आप भाई अभिषेक जी? अमीरों के लिए चल रही है ट्रेनें अमीरों के लिए चल रही हैं। जो श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं उनके लिए तो पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं। आप किसके लिए चल रही हैं ट्रेनें? ये अमीरों के लिए है ट्रेनें। देख लीजिए कुछ ऐसी ट्रेनें चली हैं, जैसे कौन सी ट्रेन, कुछ ऐसी क्या होती है? वो एसी ट्रेनें, कौन सी ट्रेन? पैसे वसूले, नाम बताइए। और रही बात नाम बताइए ट्रेन का, श्रमिकों के लिए जो ट्रेन का नाम बताइए जो अमीरों के लिए चली है। अभिषेक जी बताइए कौन सी ट्रेन अमीरों के लिए चल रही है? उसमें लिखा है अमीरों की ट्रेन। एसी ट्रेन चल रही है। कौन सी ट्रेन? एसी ट्रेन, कौन सी ट्रेन? बाकायदा उन रईसों को। अभिषेक जी ये झूठ फैलाने मत आया करिए। देखिए मैं आपको बोल देती हूँ, ये भ्रमित करने वाली बातें मत किया कीजिए। ट्रेनें चल रही हैं आम लोगों के लिए, ट्रेनें चल रही हैं आम लोगों के लिए, और ये एसी ट्रेनें मत कहा कीजिए, उसमें हर श्रेणी की ट्रेन है। रूपा जी बेकार बातें कर रहे हैं। बताइए रूपा जी। मेरी बात देखिए, कई महीनों से, कई दिनों से लोग अलग अलग जगह पे अटके हुए थे। उनको चाहे कुछ राज्य मदद कर रहे थे खाने के लिए, नहीं कर रहे थे, अलग अलग राज्य में अलग अलग उनका बंदोबस्त हो रहा था। तब सब कुछ फेवरेबल नहीं कर सकते थे, फिर भी सिर्फ अपना मन खराब जो सबका हो रहा था उसको सब ठीक करने के लिए अलग अलग राज्यों में वो ट्रेन के यात्री को पहुंचाने की बंदोबस्त ये शुरू किया गया है। तो ये लॉकडाउन आज उठेगा तो आज, कल उठेगा तो कल, प्रधानमंत्री जिस दिन तय करेंगे। सारे सबसे बड़ी बात ये है कि इस लॉकडाउन के समय में भी इस तरह के बयानों से राजनीति करने से बाज नहीं आते कुछ लोग। अभिषेक जी लेकिन देखिए ये अभिषेक जी सुन लीजिए बात, पहले फिर बोलिएगा। सब इंसान को लॉकडाउन के तहत जो नियम सीखने को मिला है, जो नियम को प्रैक्टिस करने को मिला है, वो नियम लॉकडाउन उठ जाने के बाद भी वही नियम चलने पड़ेंगे। वही नियम दूरी बनाए रखना, वही नियम अभी तो फ्लाइट्स नहीं चली है। मैं तो ये कह रही हूँ अभी तो फ्लाइट्स नहीं चली है अभिषेक जी, वरना आप कह देते फ्लाइट्स चल रही हैं, अमीरों की फ्लाइट्स चल रही हैं। अभी तो ट्रेनें शुरू की और वो भी श्रमिक ट्रेनों से शुरुआत की। बिल्कुल यही करिए आप देखिए लॉकडाउन के समय में मैं जब बार बार कहती हूँ कि लोगों को साथ आना है, तो आप जैसे कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो लोगों को भ्रमित करेंगे।
कि कुछ समय बाद उनको होटल उनके लिए खोजे जाएंगे। किसके लिए खोजे जाएंगे? बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। हिंदुस्तान के करोड़ों सतीश जी को लीजिए, सतीश जी को लीजिए, शाजिया इल्मी को लीजिए। सतीश जी, ये क्या कह रहे हैं? अमीरों की ट्रेनें, भाई इस तरह की भ्रमित करने वाली बातों को इस समय इसी पर मैं कह रही थी कि ये राजनीति है। दिस इज 100% पॉलिटिक्स। जब आप आकर ये बातें करते हैं जी, यहाँ सुनिए, अभिषेक सोम साहब जो बात कह रहे हैं उसको बात को ध्यान से सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए मैं मानता हूँ जो नहीं कहा वो आप समझ गए। मैं ध्यान से सुनूं क्योंकि जो नहीं कहा वो आप समझ गए। सुनिए, ऐसी भी तमाम जातियां हैं जहाँ मजदूरी सतीश जी से कहूंगी इस बात को कि इतने नाजुक दौर में गरीबों की जब हालत खराब है, सरमराई हालत है सबकी, ऐसी बेहाली है, आप इसमें झूठी बातें क्यों करेंगे? आप क्यों दिल दुखाएंगे लोगों का? मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों बोलेंगे अमीरों के लिए ट्रेनें। ये जानते हैं कि वो गरीबों के लिए हैं ट्रेनें। ये जानते हैं कि राज्य सरकारों ने नाम दिए हैं और केंद्र सरकार 85% इसका पैसा दे रही है, लेकिन तब भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों ऐसा करेंगे? इनकी नीयत आप देखिए। मैं इनकी नीयत पर सवाल करती हूँ कि ऐसे वक्त में गरीबों की दुर्दशा पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। देश के मजदूरों पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। जो बात उन्होंने नहीं कही वो बात आप समझ गए। जो बात मैं बार बार कह रही हूँ वो आप समझ नहीं पाते हैं। जो बात वो नहीं कह रहे हैं वो तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ उसे समझने में दिक्कत है क्या? एक ऐसे समय में जानकारी सही देनी चाहिए सर। जानकारी गलत देने से असर क्या होता है हम देखते हैं। आप लोगों से कह रहे हैं अमीरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। का वक्त देंगे क्योंकि लगातार बोलते रहेंगे। बोलिए शाजिया, बोलिए, आप बोलिए। सतीश जी 1 मिनट। शाजिया जी आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, एक मिनट, तो पढ़ी लिखी है तो उनकी बात सुनिए ना। सही बात बोल रही होंगी, जरा सुन लीजिए। पढ़ी लिखी है वो तो। बात में कोई सलीका हो, कुछ तुक हो, कुछ तरीका हो, कुछ तर्क हो तो कोई बात भी करे। अब इंसान पूरी तरह से झूठी बोले जा रहा है, झूठ पैदा कर रहा है, गुमराह कर रहा है लोगों को, गरीबों की दुर्दशा पर मजाक उड़ा रहा है और झूठ बोलना है तो उसका क्या जवाब दे इंसान? बताइए आप। कोई भी बात हो उसका कुछ तर्क होना चाहिए ना, उसका आधार होना चाहिए ना। अब ये लोग जब खुलकर कुछ भी बोल देंगे तो कोई क्या जवाब देगा? सुनिए, मैं ये कह रही हूँ खुदा के वास्ते ऐसे नाजुक दौर पर गरीब मजदूरों की जानों पर हम आज ये बात कर रहे हैं कि 50 दिन बाद आज बहुत बड़ा गुनाह हरी झंडी मिली है। ना कीजिए किसी और वक्त। सुनिए सतीश जी, सुनिए तभी कर दीजिए। सतीश जी मेरी बात सुनिए। अब आप सब एक साथ बोल रहे हैं के लिए अपनी सियासत। मैं एक चीज बोल रही हूँ, जब आज के दिन हम ये कह रहे हैं कि 50 दिन के बाद ट्रेन को हरी झंडी मिली है, हम आगे देख रहे हैं अब किस किस चीज को हरी झंडी मिलेगी। रिपब्लिक भारत लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। आपके माध्यम से गलत खबर जाएगी। आप क्यों दिल दुखाएंगे ऐसे दौर में इन दोनों गरीब इंसान का? ये दोनों जेंटलमैन का माइक्रोफोन बंद कराइए। ये कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं तो ये डिबेट का मतलब ही नहीं रह जाता। मैं एक बार प्रदीप के पास जा रही हूँ। प्रदीप मैं चाहती हूँ कि आप जरा लोगों को बताएं। सुनिए सतीश जी 1 मिनट रुक जाइए। प्रदीप मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं जो सुविधाएं दी जा रही हैं। सुनिए ना 1 मिनट सतीश जी 1 मिनट। प्रदीप हमारे साथ है कि नहीं है? कि आप लोग घरों में बैठ, मैं प्रदीप को ले रही हूँ। सतीश जी 1 मिनट रुक जाइए। आप तो अपने घर में बैठकर लॉकडाउन में घर में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं प्रदीप भंडारी जैसे जो सड़क पर जो गांव कस्बों में जाकर लोगों का हाल जान रहे हैं, तो उनसे सुन लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए ना। 1 मिनट सतीश जी रुक जाइए 1 मिनट। प्रदीप मैं ये कह रही हूँ आज हरी झंडी ट्रेनों को दिखाई गई और आने वाले समय में भी कुछ रियायत हो ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। जो आम लोग हैं क्या उन तक ये सुविधाएं पहुंच रही है? क्या हाल है थोड़ा बताइए आप मुझे, और यहाँ तक इन ट्रेनों के बारे में भी बताइए। बिल्कुल से चलिए जी। सुचारिता जी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, फिर फैक्ट बताता हूं। मैं 2-3 दिन पहले मोहाली रेलवे स्टेशन पे था। वहां पे अमेठी और सुल्तानपुर के लिए ट्रेनें जा रही थी। मैंने जितने भी लोगों से बात की सबने बोला कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबने साथ में मिलकर हमें गांव पहुंचाया और हम वापस आएंगे। अब सतीश जी को मैं डेटा बताना चाहता हूं। अभी तक करीबन 350 ट्रेन जो है ओरिजिनेट हो चुकी है। ऑन द रन 87 ट्रेन है, अराइव 263 हो चुकी है और पाइपलाइन में 46 ट्रेन है। अब ये सब की सब जो ट्रेन है इसमें कोई अमीर
तो नहीं बैठ रहा सतीश जी, जैसे अमीर तो नहीं बैठ रहे जो फ्लाइटों के बिजनेस क्लास में जा सकते हैं। यहाँ पे मजदूर ही बैठ रहा है, गरीब भी बैठ रहा है जिसको जरूरत है। अब होता प्रोसीजर कैसे, जब किसी स्टेट को जरूरत होती है अपने माइग्रेंट्स को बुलाने के लिए, वो ओरिजिनेटिंग स्टेट को एक लेटर लिखता है। तो बंगाल जैसे अगर स्टेट अपने मजदूरों को नहीं बुलाना चाहते, वहां पे ट्रेन नहीं पहुंच रही, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। पर अगर दो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, मान लीजिए कि जैसे कि महाराष्ट्र से बिहार जाना होता है, मान लीजिए यूपी जाना होता है, तो जब दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो रेलवे अलाउ कर देती है। तो जो मुख्यमंत्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पे दिक्कत आ रही है, पर जहां पे पॉलिटिक्स नहीं है वहां पे जमीन पे काम एक्चुअली हो रहा है। और ये आपने देखा भी है, तभी ये ट्रेनें चल रही हैं। और ये सतीश जी, मैं तो अचंभित हूं, कल तक जो ट्रेन थी वो गरीब और आम आदमी की थी, और आज जब मोदी सरकार ने ट्रेन चला दी तो अमीर की हो गई। कल को ये बोलेंगे साइकिल में भी अमीर सवार होता है, गाड़ी में भी अमीर सवार होता है, रिक्शा में भी अमीर सवार होता है। मतलब सतीश जी के झूठ की तो हद ही है। दबा रहे हो भंडारी जी, अभिषेक जी, आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है ना? क्यों नहीं है हिम्मत? सवाल दागेंगे और मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा। वो तो जा जाकर गांव कस्बों में रिपोर्ट कर रहे हैं। सतीश जी, प्रदीप जवाब दीजिए। मैंने आपसे ये पूछा था, सतीश जी अपने घर के बाहर निकलिए, जरा ग्राउंड पे आइए, दलितों की बात करते, दलितों की सीट पे रहिए, एक बार जाके जाइए, 8 राज्यों में घूमिए, मजदूरों से बात करिए, सिर्फ एसी स्टूडियो में, एसी रूम में बैठकर ज्ञान न बांटिए। देखिए सतीश जी एक मिनट रुकिए। सतीश जी, मैं वही बात कह रही हूँ, आपको ट्रेनें अमीरों की लगती हैं। बात सही कही है प्रदीप ने, कल को रिक्शा साइकिल भी अमीरों का लगेगा, आपको हर चीज अमीरों का लगेगा। जो शुरुआत की है क्योंकि उस पर कोई ना कोई काट फिट बिठानी है, इसीलिए हर चीज के लिए कोई सवाल जरूर फिट बैठाना है। मैं सीधे कह रही हूँ मेजर आर्या, जब दुर्गम परिस्थितियों में सेना लड़ाई करती है तो कमांडर की बात सुनती है कि नहीं सुनती है? चाहे वो परिस्थितियां बहुत ही विषम हो, मुश्किल हो, उन्हें पता है कि नतीजा पता नहीं मन मुताबिक होगा कि नहीं होगा, लेकिन कमांडर की बात सुनती है। देश में भी वही नियम है इस वक्त, होना चाहिए कि नहीं? सुचरिता, दो बातें, आपने जंग की बात करी, युद्ध की बात करी, तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा होता है। मेजर आर्य बोल रहे हैं। विजय जी रुकिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए। एक मिनट विजय जी, आपको ना जंग के बारे में, ना युद्ध के बारे में, ना फौज के बारे में नहीं पता। ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे बोलने दीजिए सर। जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। फिर ऐसा होता है कि जब लड़ाई होती है, कोई कमांडर होता है आर्मी का, वो आदेश देता है। कई बार जंग की जो बैटल्स होती हैं, छोटी लड़ाइयां होती हैं, वो हम हार जाते हैं, होता है ऐसा। फिर बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आप वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप देखिए, रात सबसे काली होती है सुबह आने से पहले। सुचरिता, जब सुबह आने वाली होती है उसके पहले रात सबसे काली होती है। अगर आपने अपने कमांडर पे विश्वास छोड़ दिया कि भाई मैं अपने कमांडर पे विश्वास नहीं करता, तो यकीनन 100% आप वो लड़ाई जीतते जीतते हार जाएंगे। बिल्कुल, ये बात तय है। आपको किसी ना किसी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला पूरा विश्वास का है। देखिए, इसकी अभी तक वैक्सीनेशन जो है, इसका कोई दवाई इजाद नहीं हुई है। जो दुनिया में लोग बोल रहे हैं, इजराइल कह रहा है हमने कर दिया है, उसको आने में 6 महीने लगेंगे, हो सकता है साल लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह रखा हूं कि अगर हम लोग अभी नरेंद्र मोदी जी के पीछे नहीं खड़े रहे कि सर ठीक, आप सवाल पूछिए, आपका हक है, लेकिन यह बात कहना कि साहब ये अमीरों की ट्रेन है, गरीबों की ट्रेन है, कौन अमीर है साहब, कौन ऐसा लखपति करोड़पति है जो ट्रेन से जा रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा जाते हुए, सब फ्लाइट पकड़ते हैं। तो यह बात कहना कि ये मजदूर जा रहे हैं, हमें पता है कल शाम तक 6 लाख मजदूर ऑल ओवर इंडिया अपने घर पहुंच चुके थे। प्रदीप भंडारी जी जो कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी जी क्या कह रहे हैं? प्रदीप भंडारी जी सबसे बड़ी बात यह कह रहे हैं कि साहब मैं जमीन पे खड़ा हूं और मैं जमीन से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। तो आप तो मेरी भी बात झूठी मानिए और अपनी भी बात झूठी मानिए। हम तो मानेंगे प्रदीप भंडारी की जो ये कह रहा है कि साहब मैं मोहाली रेलवे स्टेशन में मैं मजदूर से बात कर रहा हूं और ये मेरा डेटा देख लो, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, मैं जमीनी बात कर रहा हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। तो मैं तो कह रहा हूं कि हम सब में जितने भी लोग हम स्क्रीन पे बैठे हैं, सबसे अगर जेन्युइन डेटा किसी के पास है, वो प्रदीप भंडारी जी के पास है, सबसे जेन्युइन डेटा, क्योंकि वो जमीन का डेटा है। और इसीलिए जब प्रदीप बता रहे हैं तो उनकी बात तो सुनिए, या उस पर भी सवाल उठाने लगेंगे? विजय जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए विजय जी, बोलिए। नहीं, जमीनी मुद्दों पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इस केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, जो आज कोरोना के नाम पर देश को गड्ढे में ले जा रही है। आज देश के अंदर हर अनैतिक काम चल रहा है, लेकिन गरीब आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी कमा कर नहीं खा सकता। सरकार को ये पता ही नहीं है कि कोरोना क्या चीज है। सर, इस वक्त तो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल समय है और ये सब मान रहे हैं, इस वक्त सब मान रहे हैं, लेकिन एक राह तो पकड़नी होगी। लेकिन एक राह तो पकड़नी होगी। हालात हैं, वो राह कौन दिखाएगा? क्रिएट किए गए हैं, वो राह कौन दिखाएगा?
आज आप इंतजार नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ रियायतें दे, कुछ ऐलान करे जिससे देश एक ट्रैक पर चले, जैसे ट्रेन चली है वैसे ही मरीज डिक्लेयर किए जा रहे हैं। कोरोना किट की जांच में घोटाला है। एक छोटी सी चीज, ये सरकार घोटाले पर घोटाले कर रही है। आपको कोरोना काल में भी घोटाले नजर आ रहे हैं? नहीं, विजय जी, आपको इस समय में भी अब घोटाले नजर आ रहे हैं। कौन से घोटाले हैं? तथ्य लेकर आइए, डिटेल्स दीजिए। कौन से घोटालों की बात कर रहे हैं आप बस आकर यहाँ पर आरोप लगाना चाहते हैं घोटाले हो रहे हैं। कौन से घोटाले? कौन से घोटाले के अंदर? घोटाला तो मुझे यही लग रहा है कि आपको हर चीज अटैक करनी है। सरकारी गोदामों से गायब करके, ठेकों से गायब करके। नहीं, सुचरिता, आप समझना चाहिए जिन लोगों को घोटालों की आदत है, घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। जिन लोग जिन पार्टियों से आते हैं जहाँ सिर्फ घोटाले होते हैं, उन्हें घोटाले ही नजर आएंगे। इसके अलावा और तो इसमें इनकी गलती नहीं है, आप समझिए इनको। घोटाला किया गया, बेचारे इनको सिर्फ घोटाले नजर आते हैं क्योंकि राजनीति घोटालों के लिए करते आ रही है इनकी पार्टियां, तो उन्हें घोटाला ही नजर आ रहा है। आप समझिए ये इनकी गलती नहीं है, ये उनकी पूरी ट्रेनिंग है। इस पार्टी से आते हैं भाई साहब, इनको सिर्फ घोटाले देखने के लिए और समझने के लिए बैठाया गया है, और घोटाले करने के लिए। इनको सेवा क्या होती है, मेहनत क्या होती है, विचार विमर्श क्या होती है, एक स्ट्रैटेजी क्या होती है। एक विजय जी, कैसे गरीबों की फिक्र की जाएगी, नहीं, जिस आप शराब घोटाला, किट घोटाला, ये सब बोलते रहेंगे। मुझे ये बताइए, हर राज्य अपने हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर राज्य अपने हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी भी प्रधानमंत्री ने 15 तारीख तक एक ब्लूप्रिंट मांगा है हर राज्य से। अवैध रूप से चोरी, हर राज्य की जिम्मेदारी उसकी अपनी है कि नहीं है? 1200 में बिकवाए तो घोटाला नहीं है। किस राज्य में हो रहा है? किस राज्य में हो रहा है? कहाँ हो रहा है ये घोटाला? बताइए जरा, कहाँ हो रहा है घोटाला? शराब घोटाला जो बोल रहे हैं हरियाणा के अंदर हो रहा है। कौन सा घोटाला हो रहा है? अरे दिमाग में ही घोटाला है ना। हाँ जी, हरियाणा के अंदर हुआ है। कई 100 करोड़ का शराब घोटाला है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। अनिल विज ने जो अधिकारी नियुक्त किया जांच के लिए, उसको मुख्यमंत्री जी ने बदलवा दिया। अच्छा, सरकार में ही मैं एक बात कहना चाहता हूं। झाला चल रहा है कि जब उसके ऊपर छापे मारे गए इस मामले में, यहाँ पे तो इस मामले से जुड़े हुए लोग फरार हो गए। ये सब ना कि घोटाला हो रहा है साहब, ऐसा है कि स्पेसिफिक अगर आप करप्शन का अगर आरोप लगाते हैं, घोटाले का, भ्रष्टाचार का, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप स्पेसिफिकली लगाएं साहब कि ये आदमी था, इसने इतने का घोटाला करा है और मेरे पास प्रूफ है। फिर आप ये बोलें कि क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं जाके पुलिस में FIR लिखाऊंगा। सिर्फ टेलीविजन में ये कहना ना कि इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा। दूसरी चीज, आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं साहब, आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल ले लीजिए मेरा, एक सवाल ले लीजिए हुजूर, मेरी विद दिस थिंग। आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं। 1971 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने बोला था गरीबी हटाओ। 1971 में एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। हट गई गरीबी? हट गई गरीबी? 1971 से 48 साल हो गए, हट गई गरीबी? हट गई। ये जो देश ने तरक्की की है, तो ये सुनिए, एक मिनट नहीं, उन्होंने तरक्की की बात नहीं करी, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। स्लोगन का नाम तरक्की करो नहीं था, उन्होंने नारा तरक्की करो नहीं दिया था, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। अब आप बताइए भाई साहब, गरीबी हट गई? सुचारिता इनसे पूछिए, गरीबी हट गई क्या? 7.5% गरीबी हट गई? तो फिर अमीरों गरीबी हट गई? अगर गरीबी हट गई तो गरीबों वाली ट्रेन क्यों चल रही है? अमीरों वाली ट्रेन क्यों बोल रहे हैं? गरीबी तरक्की हुई है देश की, कोई मना नहीं कर रहा तरक्की नहीं हुई, तरक्की बिल्कुल हुई है। और चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का, सबने मिलकर काम करा है। लेकिन गरीबी हटाओ 1971 में बोला था, हट गई गरीबी भाई साहब। और देखिए किस तरह से लगातार अटैक हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया आपसे थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए एक मिनट विजय जी। अब ये जो मोदी ओवैसी जी का ट्वीट आया, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें कहा गया लॉकडाउन में बंद रहो, हम बंद रहे। सुन लीजिए एक मिनट विजय जी, बना दिया था ओवैसी का ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया और अब मामले 75,000 के पार हो गए हैं और अब घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ये लॉकडाउन का डिसीजन अब क्या खोलना चाहिए। अब मैं एक चीज समझना चाहती हूं, जिस समय लॉकडाउन लगा, सतीश प्रकाश जी को लीजिए। सतीश जी, जिस वक्त लॉकडाउन लगा उस समय कहा गया कि बहुत देर से लगा, जल्दी क्यों नहीं लगा। आज जब बार बार लॉकडाउन बढ़ाने की बात होती है तो बहुत से लोग और आप जैसे लोग ही कहते हैं सतीश जी कि क्यों अब अगर लॉकडाउन अगर नहीं खोलेंगे तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा, यहां पर लोगों के बीच भुखमरी है, गरीबों का क्या होगा। आप बोलते हैं ना यही सवाल, तो फिर सरकार क्या करे कि आप खुश हो जाएं?
वो जो करेगी आप उसमें सवाल उठाएंगे। सतीश जी। कुछ नहीं होना चाहते, कुछ नहीं तो आप कर महामारी के दौर ऐसी महामारी जिसका किसी के पास इलाज भी नहीं है। लॉकडाउन सरकारों ने इसलिए अप्लाई किया कि अगर आपके पास सीमित संसाधन हो, इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को अलग थलग करके कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो तैयारियों का जो दायरा है उसको बढ़ा सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा लॉकडाउन को आपको एक न एक दिन खोलना ही पड़ेगा, अर्थ भी चाहिए। अगर दुनिया की व्यवस्था में आपको शामिल होना है, अर्थ भी चाहिए, इसमें कई पॉइंट हो रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखो भाई, आप लोग सवाल पूछेंगे ना कि जब आपसे 24 मार्च को कुछ मजदूरों ने आपसे सवाल कि हमको घर जाने भाई दीजिए। साहब, सुनिए ना। अच्छा आप सुनिए भाई साहब, एक मिनट। अरे सुनिए, मेरी बात को ध्यान आपने से बोल लिया, आपने अपनी बात आप मुझे ये बताइए। देखिए मैं गला फाड़ फाड़ के नहीं बोल सकती, रमजान का महीना है। सतीश जी 2 मिनट आपको आप 20 सेकंड बोलने दीजिए। सतीश जी शाजिया को बोलने दीजिए, वो सही कह रही है। मोदी जी ने ये कहा कि जो सतीश जी मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, शाजिया को बोलने दीजिए, वो चिल्ला नहीं पाएंगी, वो कह रही है उनका रोजा है। सुन लीजिए एक बार, वो बोलेंगी उसके बाद आप बोलिए। बोलिए शाजिया जी। आप थोड़ी सी इज्जत के साथ पेश आए। 20 सेकंड के लिए आप चुप हो सकते हैं ताकि बातचीत हो पाए और मुमकिन हो। आप देखिए, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है और लाजमी है, लेकिन आपको सवाल सारी राज्य सरकारों से और प्रधानमंत्री सबसे पूछने होंगे। और कम से कम जो अच्छा काम हुआ है, सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है भारत, उसमें किस तरह से काम हुआ है। जो कोविड वॉरियर्स हैं, आप प्रदीप को देखिए, प्रदीप जिस लोगों से बात कर रहा है, कैसे लोग जुटे हुए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, संस्थाएं हैं, पुलिस वाले हैं। कितनी एक शानदार और बड़ी चीज हो रही है। उसके जज्बे को सलाम करना है, प्रधानमंत्री का साथ निभाना है और कहना है, यकीन करना है कि प्रधानमंत्री हमारे सब सारे सीएम से मिलकर देश के लिए अच्छी रूपरेखा लेकर आएंगे। एक शानदार ब्लूप्रिंट होगी और जो सबसे बेहतर होगा वही होगा। आप लगातार ऐसी बातें करते हो, गरीबों के बारे में आप ऐसी बात करते हैं, उनकी दुर्दशा को आप बेचते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और आप बोलिए सतीश जी, बोलिए सतीश जी, जल्दी से बोलिए, फिर मैं प्रदीप और अभिषेक को ले रही हूँ। सियासत को बोलिए सतीश जी, बोलिए। सुनिए साजिया जी, मुझे एक बात बताइए। आप मुझे ये बताइए कि जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ, सरकार ने तैयारी की थी या सरकार कोरोना को एक धर्म विशेष से जोड़ करके प्रचार प्रसार में लगी हुई थी ना? नहीं, ये कहां से बात आई? ये कहां से बात आई सतीश जी? एक धर्म विशेष को देखकर प्रचार प्रसार कर रही थी, ये क्या बात बोलते हैं आप सतीश जी? कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ रही थी धर्म देखकर। क्या बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सतीश जी, आप बहुत बड़ा डैमेज करते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बोल रही हूँ, क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद आकर कहा कि कोरोना का संक्रमण ना धर्म देख रहा है, ना जाति देखता है, ना ऊंच नीच देखता है, ना अमीर गरीब देखता है। और ये सच है, ये सच है। जब मीडिया ने ये आप धर्म से कैसे जोड़ते हैं? प्रदीप मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मुझे ये बता दीजिए प्रदीप, आप लोगों के बीच जा रहे हैं इस संक्रमण के समय में, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, लोग उनको सुनकर उसका पालन कर रहे हैं या उसमें सवाल उठा रहे हैं? मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं। सुचारिता जी, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो ग्राउंड पर रहेगा तो ये पाएगा कि जो देश का जनमानस है वो प्रधानमंत्री के साथ में, अगर आज प्रधानमंत्री के साथ में नहीं होता तो आप सोशल अनरेस्ट होते हुए देख रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये विजय कौशिक जी आते हैं सोनीपत से। सोनीपत के अंदर ही रोहद एक गांव है जहां पे मैं गया था। वहां के सरपंच ने ये इंश्योर किया कि हर गांव वाला जो है उसके पास सैनिटाइजर पहुंचे, गांव जो है वो भारी व्यक्ति को ना आना दे, वहां पे जो सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री की पहुंच रही है वो गाँव तक पहुंचे। यही पहल करने की जरूरत है। सरपंच से लेके डीएम से लेके आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। इस समय में सवाल उठाकर इस लड़ाई को कमजोर मत कीजिए। और इस लड़ाई में अब आगे का प्लान क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। ठीक 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर देश को संबोधित करेंगे। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।